मित्रों, दो बातें जरूर मैं कहूँगा भारत बनाम इंडिया पर। सबसे पहले तो यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भारत नाम राजा भरत के जमाने से पड़ा है। शकुंतला के बेटे थे, जो ने बचपने में बाघ का दांत गिना था। शकुंतला का कहानी आप राजा भरत से सुनी रहोगे महाभारत काल से, और महाभारत काल कितना लाख साल पुराना है यह भी आप जानते होंगे। तो इस पावन पवित्र भूमि का नाम भारत कोई आज से है नहीं। तब तो अंग्रेज भी नहीं थे जब ये महाभारत का नाम बना था। अंग्रेज भी बाद में बने, मुसलमान भी बाद में बना। महाभारत के बाद इस्लाम बना, उसके बाद क्रिश्चियनिटी बनी, उसके बाद अंग्रेज बने। अंग्रेजों ने आकर के इंडिया पर राज किया और भारत को इंडिया कहा, क्योंकि उनको जब भारत में आए थे तो देख लेते यहाँ इडियटों की समूह है, हमको कुछ और जरूरत पड़ेगी, तो इडियट को इंडिया बना दिया। अब इसका लोग सीधा करने के लिए कह रहे थे कि भाई नहीं, हिंद नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे था तो सिंध से इंड हुआ, इंड से इंडिया हो गया। अब तो जो इंडियाना में गए थे, इंडीज में गए थे, वेस्ट इंडीज में गए थे, वहां तो कोई इंड नदी हिंद नदी थी नहीं। तो वो क्या था? खैर, हमारे पास सुधारने के लिए लोग होते हैं। अंग्रेजों की गलतियों को सही साबित करने, वामपंथी इतिहास को आज के परिदृश्य में सही साबित करने का प्रयास हमारे यहाँ अंग्रेजों के अवैध औलाद करते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो भारत ही असली नाम है, यह कोई बताने की जरूरत है नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान भी है। नहीं, हिंदुस्तान नहीं है, गलत हो गया। असल में जब जिन्ना ने एक कंसेप्ट दिया जवाहरलाल को कि भाई देखो, हम दोनों लोगों को प्रधानमंत्री बनना है और गांधी का हम दोनों दत्तक पुत्र हैं, किसी खास कारणों से गांधी की सुविधाओं का ख्याल रखते हैं और गांधी की सुख सुविधा मनसा करबड़ा बाचड़ा शरीर से लेकर के तन मन धन की देते हैं, तो गांधी जी पर हम लोगों का प्रकोप है या गांधी का प्रकोप हम लोगों पर है। और दो प्रधानमंत्री तो हो ही नहीं सकता, दो विधान, दो निशान संविधान कैसे भारत में चलेगा? तो हम लोगों को एक अलग अलग देश ले लेना चाहिए। तो पंडित जी ने बोला भाई कैसे होगा, भारत का दो टुकड़ा भा औरत करेंगे? बोला नहीं नहीं नहीं, एक का हिंदुस्तान, एक का पाकिस्तान। एक हिंदू का स्थान कर देते हैं और एक मुसलमान स्थान पाकिस्तान कर देते हैं। एक कुरान पाक का नाम पर पाकिस्तान और एक हिंदू। तो जिन्ना का कंसेप्ट था हिंदुस्तान, मतलब हिंदुओं का स्थान, और पाकिस्तान का पाक का स्थान। हम मान लेते हैं इसको हिंदू का स्थान कर दो, तो जो बाकी मुसलमान है उसको देश बाहर करो, तभी तो हिंदू का स्थान होगा। आज तो ये हिंदू का स्थान रहा नहीं, तो नाम हिंदुस्तान कहां से हुआ? मतलब आप नाम करें कि नाम कपूर चंद गंध गोबरों के ना। हमारे गांव में कहा जाता है कि नाम का है कपूर चंद और गोबर का भी गंध नहीं है आप में से, और नाम कपूर चंद है। तो हिंदुस्तान का तो कंसेप्ट ही नहीं है। हिंदुस्तान का मन में ख्याल जिन्ना और जवाहरलाल के आया था, तो उस वक्त पाक के नाम पर पाकिस्तान बस गया था। तो फिर हिंदू के नाम पर हिंदुस्तान आज ही बनाओ ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी जो हिंदू नहीं है, या तो उनको धर्म परिवर्तन करके हिंदू कराओ, या फिर उनको अपने जगह पर भेजवाओ जहां पर उनके नाम पर है, हम हिंदुस्तान मान लेंगे। और नहीं तो ये भारत महान नहीं है, पहली बात। तो ये भारत नाम था, है और आगे रहेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन एक प्रश्न बनता है, उस प्रश्न का जवाब दबे जुबान लोग दें ना दें, मैं तो कहता हूं कि मेरे चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण बताई सुनाई या कही जाती है जिसको किसी और पर नहीं होने दिया जाता। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 9 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री बने हुए, और 9 साल से वो सारे काम मोदी ने किया जिसको लोग सोच भी नहीं सकता था कि ये किया भी जा सकता है। मुझे याद है फारूक अब्दुल्ला को पूछा कि भाई धारा 370 हटाना भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में, तो मैं धारा छू के देखो, आग लग जाएगा। छू तो लो, हटाना बड़ी दूर की बात है, छू के तो देखो। मोदी जी ने छू दिया, आग छोड़ी, वहां कुछ धुआं तक नहीं हुआ, किसी ने विरोध का आवाज तक नहीं लगाया। महबूबा कह रहे थे कि भारत का झंडा उठाने वाला तिरंगा यहां नहीं मिलेगा। आज लाल चौक पर सिर्फ तिरंगा तिरंगा था, महबूबा का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है लाल चौक पर महबूबा की पार्टी का झंडा लेकर के घूम रहे, नहीं तो वहां कश्मीरी ढूंढ रहा है। मोदी जी ने यह काम किया, 35 से 370 हटाया। मोदी जी ने राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। लोग कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख नहीं, भव्य मंदिर बन रहा है, आधे से ज्यादा हो गया। 2023 में उद्घाटन होगा, क्योंकि 24 में रामलला वहां विराजेंगे, 23 में ही विराजेंगे, 24 में आम जन के लिए खुल जाएगा। हम लोग जाकर दर्शन करेंगे, सौभाग्यशाली लोग होंगे कि नए निर्मित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन में जाएंगे।
तो नरेंद्र मोदी के जिम्मे ऐसा ऐसा काम है जो किसी ने सोचा ही नहीं था। इसरो की स्थापना जरूर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में होगी, लेकिन एक हफ्ता के अंदर चांद और सूरज पर जाने की सलाहियत पहले से साइंटिस्टों के पास थी, लेकिन सहूलियत नहीं दी जा रही थी। आज वो सहूलियत है कि एक हफ्ता पहले चांद पर कदम रखा और दूसरे हफ्ता सूरज पर, और तीसरे हफ्ता अगर वो मन बना ले तो मंगल पर, बुध पर, शुक्र पर और शनि पर भी जाएंगे। ऐसा उनमें काबिलियत है और भारत सरकार का सहूलियत है। लेकिन सवाल है कि आज ही आपको इतना आनंद फानंद में करने की क्या जरूरत पड़ेगी। इधर कुछ दिनों से देखा जाए, भारत के प्रधानमंत्री का पिछले 2 महीने का विदेशी दौरा का जो ऑफिशियल नोट्स देखेंगे, आपको तभी समझ जाना चाहिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। भाई, लोगों का कहना है कि संघ प्रमुख परसों बोले और आज ये इंडिया को भारत हो गया। नहीं, संघ प्रमुख ने परसों बोला है, आपको संघ प्रमुख की आवाज आ गई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का जो ऑफिशियल विदेश दौरा इधर पिछले 1-2 महीने में हुआ है, उसमें जो दस्तावेज बने हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंट बने हैं, उसमें लिखा गया है कि ऑफिशियल विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं लिखा है। 1 महीना का सारा नोट गूगल पर डाल लीजिए, आप गूगल करिए 1 महीना पहले प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ गए। अभी प्रधानमंत्री 3 दिन के दौरे पर 7 तारीख को आएंगे। अभी 7 तारीख के रशिया दौरे पर जा रहे हैं और उस पर जो ऑफिशियल नोट बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ऑफिशियल 2 डेज ऑफिशियल विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। भारत के विदेश मंत्रालय के साइट पर है, क्योंकि विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति के दौरा और विदेश मंत्री के दौरा, 3 लोगों के दौरे का रिकॉर्ड विदेश मंत्रालय जारी करता है, मिनट्स जारी करता है, कब कब क्या क्या कैसे कैसे होना है। उस मिनट्स पर ऑफिशियल विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है। वो जो जहाज प्रधानमंत्री का नवा खरीदा गया था, जिसको विपक्ष ने बहुत ही ज्यादा हंगामा किया था कि नरेंद्र मोदी नया उड़ान खटोला लाए हैं, उस पर भारत लिखा है। इसके पहले वाले जो मनमोहन सिंह जी के लिए जहाज आई थी, जिस पर अब तक प्रधानमंत्री उड़ रहे थे, उस पर A1 इंडिया लिखा हुआ होता था। इंडियन एयरलाइंस था, एयर इंडिया था और इंडिया लिखा हुआ होता था। लेकिन जो प्रधानमंत्री की नई उड़ान खटोला आई, उस पर भारत लिखा हुआ आ रहा है। तो ये कुछ दिनों से भारत चल रहा था। आप कहेंगे कि आज इंडिया गठबंधन का शोर इतना ज्यादा है कि प्रधानमंत्री घबरा गए, तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन दिमाग में इजाद बाद में हुआ। भारत सबसे पहले हो गया प्रधानमंत्री की याद में। जब इंडिया गठबंधन की कल्पना आई, उसके पहले भारत के प्रधानमंत्री का विदेशी दौरे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जाने लगा। और आज जो मेहमानों की लिस्ट रिक्वेस्ट जारी हुआ है भारत के राष्ट्रपति की तरफ से, G20 का, चूंकि भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत का अध्यक्षता में भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति की तरफ से निमंत्रण जाएगा। चूंकि हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी प्रधानमंत्री होता है, इसलिए उसका कार्यक्रम का सारा देख रेख, नेतृत्व, स्वागत, वो सब कार्यक्रम को एड्रेस वगैरह सब प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन वो होगा राष्ट्रपति के नाम पर, बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर होगा। तो आज ऑफिशियल जो आया हुआ है, उसमें राष्ट्रपति महोदय की तरफ से जो रिक्वेस्ट लेटर जारी हुआ है, प्रार्थना पत्र, निमंत्रण पत्र जो निकला हुआ है, इनविटेशन लेटर, वो उस पर लिखा है फ्रॉम बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये पहली बार राष्ट्रपति को अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ भारत संबोधित किया गया है, नहीं तो इसके पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कहा जाता था। और अब राष्ट्रपति के ऑफिस से, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो गया है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसको कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता है। और जो लोग कानून का ज्ञान नहीं रखते, वो कहेंगे कि पार्लियामेंट का सत्र इसीलिए बुलाया गया कि भारत करने के लिए पार्लियामेंट का बना नहीं गया, क्योंकि संविधान जो बना उसने लिखा है कि भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। भारत वही है जिसको हम इंडिया कहते हैं, मतलब इंडिया वही है जिसको, भारत वही है जिसको हम इंडिया कहते हैं। मतलब ये नहीं कि इंडिया को भारत बना रहे, भारत वही जिसको हम इंडिया कहते हैं। तो इंडिया को हटा दिया, हम भारत कहने लगे, तो उसका मूल स्वरूप में कोई तब्दीली नहीं है। और अगर मूल स्वरूप में कोई तब्दीली नहीं है तो संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। सिर्फ नोटिफिकेशन अपने दूतावासों को दे देना है कि जो आप अंग्रेजी में इंडिया हाउस लगाए हैं, उसको भारत हाउस लगा दीजिए, हो गया। लेकिन अब आपका यह कहना होगा, पीछे वाले एपिसोड को राजनीतिक दल वाले स्वाभाविक नहीं कहेंगे, वो आज का कहेंगे कि संघ प्रमुख ने कहा और अब ये भारत हो गया।
इंडिया को इसलिए हटाने का कहा गया कि इंडिया गठबंधन बड़ी तेजी से राइज कर रही है, नरेंद्र मोदी डर गए हैं। 2-3 बानगी आपको बता देता हूं इंडिया गठबंधन के तेजी से बढ़ने के प्रकोप का। अब तक के 3 मीटिंग हो चुके, लेकिन ना तो कोई नियत इंडिया गठबंधन का जारी हुआ, ना नीति जारी हुआ, ना नेता जारी हुआ। नीत, नियत और नेता 3 पर मतदान होता है। मैं मतदाता हूं, मैं देखूंगा कि भाई इनकी नियति क्या है, इनका नियम क्या है और इनका नेता कौन है। यह तीनों अभी तक नहीं हुआ है। बस समन्वय समिति बन गई और समन्वय समिति में पहला नाम आते ही उदयनिधि मारन ने कहा कि भाई सनातन धर्म का समूल नाश कर दिया जाए। आवेग में मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा प्रियांश खड़गे ने कहा कि बिल्कुल ठीक है भाई, जो धर्म भेदभाव करते हैं उसको तो खत्म ही हो जाना चाहिए। तब बाद में पता चला कि भाई आवेग में बह गए हो। अब अंत में कहा कि नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब कि जात पात छुआछूत यह सब मिटना चाहिए, क्योंकि यह भेदभाव सनातन करता है, इसको समाप्त होना चाहिए। सनातन धर्म समाप्त में नहीं कहा, प्रियांक खड़गे ने आप क्लियरिफिकेशन किया। अब इंडिया गठबंधन के सभी दल, मुलायम सिंह का बेटा बोला नहीं 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 नहीं, हिंदू मुस्लिम ईसाई हम तो सब भाई भाई हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता ने बोला कि सर्वधर्म स्वभाव हमारा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए, किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया जा सकता है, मैं सनातनी आदमी हूं, ये भी सनातनी है, तुम में से भी कई लोग सनातनी होंगे, पत्रकारों को कहा। इसलिए सनातन पर हमको गर्व है, लेकिन हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। तो इंडिया गठबंधन में कितना एकता है कि एक आदमी के बयान के साथ स्टैंड करने की शख्सियत, सलाहियत, हैसियत तो आपकी है नहीं, और ना ही आप यह हैसियत है कि आप कह दे कि भाई तुमने सनातन धर्म का नाश करने की बात की है, हम तुमको अपने गठबंधन में से हटा रहे हैं, बाकी सब एक साथ रह रहे हैं। इतनी तो तुम्हारी हैसियत नहीं है। तो देश की जनता जो मतदान करने जाएगी वो देखेगी कि भाई ये एक आदमी सत्य सनातन का समूल नाश करने की सोच रख रहा है, बयान जारी कर रहा है और बाद में भी कह रहा है कि नहीं मैं अपने बात पर अडिग हूं, मैं यही करूंगा। उसको हटा देने की क्षमता इन लोगों में है नहीं। तो देश की समस्या सॉल्व करने की क्षमता क्या होगी? आपकी यही लोकप्रियता है, आप समझ जाइए। दूसरा लोकप्रियता है कि आप में से किसी आदमी की हैसियत नहीं है कि कोई एक आदमी का नाम अनाउंस कर दे। हर आदमी अपनी अपनी चुनाव समिति बनाए हुए। कांग्रेस की कल चुनाव समिति की घोषणा हुई, जिसमें 18 आदमी का चुनाव किया गया। खड़गे और सोनिया जी के नेतृत्व में ये लोग काम करेंगे। भाई नेतृत्व तो सोनिया गांधी का होगा, खड़गे का नाम डालना पड़ा है क्योंकि ऑफिशियल अध्यक्ष तो वही है। तो आपकी लोकप्रियता यही है, ये आप अपना देख पा रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को यह गलतफहमी जरूर हुई होगी कि इंडिया गठबंधन नाम डालने से आप इंडिया को हटाने की बात कर रहे हैं, और इससे बचा जा सकता था क्योंकि आप मुफ्त में इंडिया गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं। आवाज शाम से, जब से प्राइम टाइम चला है तब से टीवी पर भारत और इंडिया ही चल रहा है। जो वो लोग हजारों करोड़ खर्च करके इंडिया 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 गठबंधन करवाते हैं, वो आपके एक स्टेटमेंट ने इंडिया गठबंधन को लाइमलाइट में ले दिया। यह राजनीतिक रूप से कितना घातक होगा, कितना सार्थक होगा, यह तो बात मैं नहीं जानता मैं, लेकिन यह जरूर होगा कि इंडिया गठबंधन का प्रचार आपने मुफ्त में जरूर कर दी। यह क्यों मोदी जी ने किया, यह मैं बात नहीं समझ पा रहा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर मोदी जी देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक हैं तो वो जो निर्णय ले रहे होंगे वो सब सही हो रहा होगा। कई बार आदमी से मिस्टेक हो जाती है, वो नहीं जानता कि मैं कई बार बोलता हूं तो अब कल मैं बोल रहा था तो मुझे तसला याद नहीं आ रहा था, जो लालू प्रसाद बना रहे थे मीट, वो बड़ा वाला मुसलमानी तसले में, वो तसला दिमाग में नहीं, अभी दिमाग में आ गया। कई बार आता ना, याद नहीं आ रहा था क्या बोलते हैं, भगोना बोलते हैं, पटोली बोलते हैं, नहीं जी नहीं जी नहीं जी। अब आज बाद में याद है तो तसला बोलते हैं। यार हमारे घर में तो तसला में खाना बनता है। असल में क्या हो गया कि जब से हम लोग दिल्ली में रहने लगे तसला घर से गायब हो गया, तो तसला याद ही नहीं आ रहा था। तो यही कई बार होता है, मोदी जी से भी किस तरह की कुछ चीजें दिमाग में नहीं आ रही होंगी। जैसे राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन जितना आनंद फंड में किया गया, जितना आनंद फंड में उसका घर खाली कराया गया, उतनी आनंद फंड में सुप्रीम कोर्ट ने उसका रिस्टोर कर दिया। यह सब चीजें मुफ्त में राहुल गांधी को प्रचार दी थी और राहुल गांधी लाइमलाइट में आ गए। अगर यह राजनीतिक सोच है कि राहुल गांधी को लाइमलाइट में बनाए रहना जाए, जैसा मेरा आशंका है और मैं इस पर कार्यक्रम भी कर चुका हूं, तब तो ये ठीक है। लेकिन इंडिया को पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को लाइमलाइट में लाने का सोच तो घातक ही होगा। मेरे ख्याल से इसे बचा जा सकता था। बाकी भारत नाम का कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है। भारत नाम है ही है, भारत की जरूरत नहीं है। और आज जब भारत के राष्ट्रपति
प्रथम नागरिक के तरफ से यह दस्तावेजी सबूत पेश कर दिया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो अब उसमें कुछ कहने की जरूरत है नहीं। रहा विपक्ष के विरोध का, तो भारत का विपक्ष चरित्रहीन हो गया है। मतलब चरित्रहीन का मतलब नहीं है कि वो जो चारित्रिक कमजोरी होती है, राजनीतिक चरित्रहीन, उसका चरित्र खत्म हो गया भारत के राजनीतिकों का। वो किसी भी चीज का विरोध कर सकते हैं। मतलब चंद्रयान जा रहा है उसका भी विरोध कर सकते हैं, 11 ऊपर गया हुआ है इसका भी विरोध कर सकते हैं, भारत का इंडिया किया, इंडिया का भारत किया, इसका भी विरोध कर सकते हैं, चुनाव पहले कराने की आशंका, इसका विरोध कर सकते हैं, 4 दिन चुनाव लेट हो जाए तो इसका भी विरोध कर सकते हैं, पार्लियामेंट का सत्र ना बुलाओ तो कह सकते हैं कि भाई सरकार कमजोर है, संसद का सामना करना नहीं चाहती, और संसद का अधिवेशन बुला दें तो परेशान है कि भाई संसद का अधिवेशन बुला रहा है। तो भारत का विपक्ष, सभी विपक्ष, मतलब वो कांग्रेस सपा बसपा नहीं, अगर भाजपा भी आज विपक्ष में होती तो भी यही करती। पूरा विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं कि भारत का विपक्ष चरित्रहीन हो गया है और उसका साह खत्म हो गया है। इसीलिए जनता विपक्ष के उठाए किसी मुद्दे पर बहुत जल्दी एसोसिएट नहीं हो रही है। इसका उदाहरण है कि एक बोफोर्स का इल्जाम लगने पर राहुल गांधी के पिता मिस्टर राजीव गांधी मिस्टर क्लीन की छवि वाले की सरकार चली गई थी, लेकिन राफेल पर आप रोज रोज चिल्ला रहे हैं राफेल राफेल राफेल, और जनता सुन रहे हैं राहुल फेल राहुल फेल राहुल फेल। यह है मानसिकता और आपके राजनीतिक साख का बर्बाद होना कि आपसे साख खत्म हो गया, लोग भरोसा नहीं कर रहा है। तो विपक्ष को सुझाव है कि बढ़िया मुद्दा उठाइए जिससे आप राष्ट्र के नायक बन सकें और देश की जनता को अपने तरफ आकर्षित कर सकें। हर मामले पर विरोध करके और हर मामले पर बेमतलब बयान दे करके आपकी स्थिति सुब्रमण्यम स्वामी और राम जेठमलानी वाली हो जाएगी। ये 2 लोग, राम जेठमलानी वकालत के क्षेत्र में शंकराचार्य हैं, कानून का ज्ञान और कानून की विधा में उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वो इतना ज्यादा बेमतलब आलतू फालतू बोलते थे कि लोग उनके बात को सुनना नहीं पसंद करते थे। चंद्रा स्वामी चीन के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, अमेरिका के संसद को संबोधित करने वाले गैर प्रधानमंत्री हैं, मतलब गैर राष्ट्राध्यक्ष हैं। आमतौर पर अमेरिका के सीनेट को राष्ट्राध्यक्ष ही संबोधित करता है, अमेरिका के राष्ट्रपति की विशेष विमान भेज करके मंगवाए जाते हैं। इतना विद्वान आदमी सुब्रमण्यम स्वामी, लेकिन हर मुद्दे पर बेमतलब का बोल करके, ज्यादा बोल करके अपनी वैल्यू खराब कर ली। मतलब कहा जाता नहीं यार बहुत बकबक करते हो यार, तुमको कौन सुनेगा, आप खूब बढ़िया बोल रहे हो, लेकिन ज्यादा बोलने से ना अति सर्वत्र वर्जिते हमारे यहाँ कहा गया है। तो सुब्रमण्यम स्वामी और राम जेठमलानी इसका उदाहरण है कि वो दोनों लोग सही बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, सार्थक बोलते हैं, लेकिन जनता उनके ज्यादा बोलने के हैबिट से उनकी वैल्यू खत्म कर दी है। भारत का विपक्ष का ही हाल है, हर मुद्दे पर सिर्फ विरोध करने का जो उनका मानसिकता है, इससे वो अपनी वैल्यू खत्म कर चुके हैं। आप इस विषय पर जरूर विचार करिएगा। अंत में 2 बात, आरक्षण पर विचार जरूर करें, क्योंकि पहले जातीय आधार आरक्षण की मांग हो रही थी, अब क्षेत्रीय आधार पर आरक्षण की मांग होने लगी। मराठा ने इसका शुरू किया है, तो अब बिहारी, बंगाली, यूपी, गुजराती, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयाली, यह सब नाम पर आरक्षण आएगा। तो 100% ही तो होता है, और 100 से ऊपर प्रतिशत होगा तो कहाँ समावेश होगा, यह विचार करके मन सिहर जाता है या हंसी आ जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% ज़्यादा आरक्षण होना नहीं चाहिए और 50% का कोटा पूरा हो गया, तो आरक्षण होगा किस कोटे में, यह भी एक विचार करने योग्य है। और दूसरा कि अगर आप अपने देश का नाम भारत पसंद नहीं करते हैं तो आप भारतवासी नहीं हैं, आप अभी भी अंग्रेज के गुलाम हैं। बेशक फिजिकली गुलामी हट गई हो, लेकिन मानसिक गुलामी तो भी बहुतों के पास है। तो 2 बातें, आरक्षण पर विचार जरूर करें, नहीं तो जनता विचार करने लगेगी। हर तरह के आरक्षण का विरोध करने वाला मैं राकेश परमार, मराठा आंदोलन के भी आरक्षण का मैं विरोध करता हूं और आंदोलन में हिंसा का बिल्कुल निषेध मांगता हूं। और दूसरा कि मैं भारत नाम का समर्थन करता हूं और भारत माता की जय बोलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।